आज हमें इंडिया से कनाडा जाना है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम कनाडा में सेटल भी हो सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। कोमागाटामारू इंडियन और कनेडियन इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा खराब इंसिडेंट था। कनाडा की गवर्नमेंट उस टाइम पे इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट थी, जिसके कारण कनेडियन गवर्नमेंट को इंडियंस का उनकी कंट्री में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कनेडियन गवर्नमेंट ऐसे बिन मतलब के नए नए रूल्स लेकर आती रहती थी, जिससे जो इंडियंस कनाडा में ना आ सके, जिसके कारण ये कोमागाटामारू इंसिडेंट होता है, जिस पर कनेडियन गवर्नमेंट ने 2016 में माफी भी मांगी थी। क्या था ये कोमागाटामारू इंसिडेंट, इस पर बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 20th सेंचुरी में, जब इंडिया और कनाडा में ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिशर्स इंडिया में भी इंडियंस के साथ काफी ज्यादा रेसिस्ट थे। ब्रिटिशर्स की फौज में ज्यादातर इंडियन सोल्जर्स होते थे, जिससे वो इंडिया के बाहर फॉरेन लैंड या कनाडा में जा पाते थे। जब वो बाहर से अपनी ड्यूटी को पूरा करके इंडिया वापस आते थे तो वो उन कंट्रीज की काफी तारीफें करते थे, जिससे यूथ में इंडिया से बाहर कनाडा या दूसरी कंट्री में जाने की इच्छा जाहिर होती है। स्टार्टिंग में उस टाइम पे इंडिया से कनाडा जाना हो तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, वो बिना वीजा के कनाडा जा सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया और कनाडा में ब्रिटिशर्स का राज था। पर इस टाइम पे रेसिज्म भी काफी ज्यादा था ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में। ब्रिटिशर्स कनाडा को सिर्फ व्हाइट मैन कंट्री बनाना चाहते थे। कनाडा में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के कारण इंडिया, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में भी काफी सारे लोग कनाडा में आने लगे थे, जिनको रोकने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट रूल्स में काफी सारे चेंजेस करती रहती है, किसी तरह से ब्लैक और ब्राउन लोगों को उनकी कंट्री में एंटर ना होने दिया जाए। इसके बावजूद जापानीज और जो चाइनीज लोग थे उनका कलर काफी फेयर था, जिससे वो इन व्हाइट लोगों में इजीली घुल मिल जाते थे। अब इंडिया या दूसरी कंट्री से जो लोग ऑलरेडी कनाडा में थे उनको काफी दिक्कतें आने लगी थी इस रेसिज्म की वजह से, जिसके लिए ये लोग कोर्ट का रास्ता भी अपनाते हैं, पर वो केस हार जाते हैं। इसके बावजूद 1908 में कनेडियन गवर्नमेंट एक न्यू लॉ पास करती है। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई इंडियन कनाडा को विजिट करना चाहता है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई भी इंडिया से कनाडा में आ रहा है तो उसको डायरेक्ट इंडिया से कनाडा आना होगा, बिना किसी दूसरी कंट्री में रुके, और जिस जहाज में वो आ रहे हैं वो जहाज उसी देश की किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कनेडियन गवर्नमेंट इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं थे ट्रैवल करने के लिए, और इतने लंबे सफर को ट्रैवल सिर्फ शिप्स के साथ ही किया जा सकता था, और इंडिया में ऐसी कोई शिपिंग कंपनी नहीं थी जिसके जहाज उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। अगर किसी ने इंडिया से कनाडा में जाना होता था तो उसको काफी सारी कंट्रीज से होकर जाना पड़ता था, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, जिसके लिए बाबा गुरदित्त सिंह सामने आते हैं। गुरदित्त सिंह का जन्म 1861 में अमृतसर के सहाली विलेज में होता है, जिनके पिता हुक्म सिंह एक फार्मर थे। ईयर 1870 में फसलें सूख जाने के कारण वो मलेशिया में माइग्रेट हो जाते हैं, जहां पर गुरदित्त सिंह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। और गुरदित्त सिंह क्या करते हैं, गुरु नानक स्टीमशिप के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, और वो इस कंपनी के नाम पर एक जापानीज शिप को लीज पर ले लेते हैं, जिस शिप का नाम था कोमागाटामारू। और वो इस शिप को कनाडा में ले जाने से पहले इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं। 4 अप्रैल 1914 को ये कोमागाटामारू जहाज 376 पैसेंजर्स के साथ अपनी कनाडा की जर्नी को शुरू करता है हांगकांग से, और जिस जहाज में जो ज्यादातर लोग थे वो सिख लोग थे। 23 मई 1914 को ये जहाज बिना किसी जगह पर रुके कनाडा के वैंकूवर शहर में पहुंचता है, पर कनाडा की गवर्नमेंट इस जहाज को कनाडा में एंटर होने देना नहीं चाहती थी, और वो कोमागाटामारू जहाज को समंदर में ही रोक देते हैं। उनके मुताबिक इन्होंने कनाडा की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है। ये जहाज अपनी जर्नी हांगकांग से शुरू करता है, ना कि इंडिया से। इस जहाज से सिर्फ 24 लोगों को कनाडा में एंटर होने की परमिशन मिलती है, और जो बचे 352 लोग थे उनको नहीं एंटर होने दिया जाता कनाडा में। ये लोग इस जहाज में काफी लंबा ट्रैवल करके आए थे, जिनके पास अब फूड की भी कमी थी। कनेडियन गवर्नमेंट इस शिप को कनाडा में एंटर होने पर नो एंट्री लगा देती है। ये लोग कनाडा की कोर्ट की हेल्प लेते हैं, पर उन्हें वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होता, और वो इंडिया में वाइस रॉय को एक लेटर भी लिखते हैं, जहाँ से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। उनकी इस शिप को वैंकूवर में फंसे हुए 2 मंथ से ज्यादा का टाइम हो चुका था। कोमागाटामारू में जो लोग पंजाब से आए थे वो काफी सपने लेकर आए थे, और वो अब किसी भी हद तक कनाडा को छोड़कर वापस पंजाब जाना नहीं चाहते थे। इसके लिए कनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो HMCS रेनबो जो एक मिलिट्री शिप थी उसको भेजती है, जो इस कोमागाटामारू शिप को खींचकर कनाडा के बॉर्डर से बाहर छोड़ आए। जब HMCS रेनबो कोमागाटामारू के पास पहुंचता है तो काफी सारे जो सिख लोग थे वो इन पर हमला कर देते हैं कोयला और पत्थरों से, जिससे कनेडियन गवर्नमेंट के 20 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड होते हैं। कनाडा की आर्मी में काफी सारे सिख लोग थे। जब उनको इस खबर के बारे में पता चलता
चलता है तो वो वैंकूवर में काफी प्रोटेस्ट करते हैं सिखों के ऊपर हो रहे इस इनजस्टिस के ऊपर। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में थे उनके साथ भी कनेडियन गवर्नमेंट काफी रेसिस्ट थी। सिखों के द्वारा काफी प्रोटेस्ट करने के बाद जो कनेडियन गवर्नमेंट है इनको कोमागाटामारू शिप को विजिट करने की परमिशन देती है। जब ये लोग कोमागाटामारू शिप को विजिट करते हैं तो शिप के लोग उन्हें बताते हैं कि वो हर चीज कर चुके हैं जो भी वो कर सकते थे कनाडा में एंटर होने के लिए, पर कनाडा की गवर्नमेंट उनको किसी भी हद तक कनाडा में एंटर होने देना नहीं चाहती है। ये लोग कोमागाटामारू शिप के लोगों को बताते हैं कि कोमागाटामारू और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कनाडा की गवर्नमेंट किसी भी टाइम वायलेंस को चूज कर सकती है, जिसके कारण वो लोग इनको वापस जाने की सलाह देते हैं। जिसके कारण 23 जुलाई को कोमागाटामारू शिप को कनाडा के वैंकूवर शहर से वापस जाना पड़ता है। कोमागाटामारू बिना किसी जगह रुके कलकत्ता के बजबज घाट में पहुंचता है। 27 सितंबर 1914 को कनाडा और इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिशर्स इस शिप को कलकत्ता पहुंचने से पहले ही एक ऑर्डर जारी करते हैं कि अगर कोई भी शिप बाहर से इंडिया आती है तो उस शिप के लोगों को पुलिस बिना किसी वारंट या केस के अरेस्ट कर सकती है और उन्हें जितने टाइम तक चाहे जेल में रख सकती है। कोमागाटामारू शिप के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां पर तैनात होते हैं जो उनको जबरदस्ती पंजाब में जा रही एक स्पेशल ट्रेन में बिठाना चाहते हैं। इतने लंबे सफर के बाद जो सिख लोग थे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान थे और अब ये ब्रिटिशर्स उनको उनके ही देश में जीने नहीं दे रहे थे। इस शिप में सिखों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ होती है जिसको वो पहले कलकत्ता के किसी गुरुद्वारे में पहुंचाना चाहते थे। इन सिखों की ना सुनी जाने के कारण पुलिस और सिखों में काफी बहस हो जाती है। पुलिस इन सिखों पर गोलियां चला देती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 21 लोग मारे गए थे पर एक्चुअली 75 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पुलिस उनको वहीं पर आग लगा देती है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जो लोग ऑलरेडी कनाडा में रह रहे थे वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं जिससे एक आजादी की लहर शुरू होती है। इस इंसिडेंट के बाद पूरी सिख कम्युनिटी एक हो जाती है और ये जो कोमागाटामारू शिप लीज पर ली गई थी उसकी पेमेंट भी सिख कम्युनिटी के लोग इकट्ठा करके देते हैं। गुरदित्त सिंह कई सालों तक अंडरग्राउंड होकर रहते हैं। वो 1920 में ननकाना साहिब में सरेंडर कर देते हैं महात्मा गांधी के कहने पर और उन्हें 5 साल तक बंदी बनाकर रखा जाता है। इन 5 सालों के बाद वो कलकत्ता चले जाते हैं। बाकी के काफी सारे लोग उनके ऊपर हो रहे इस अत्याचार के कारण वो आजादी की लहर में शामिल हो जाते हैं। जो लोग कलकत्ता के बजबज घाट में शहीद हो चुके थे उनकी याद में 1952 में एक पंजाबी मॉन्यूमेंट बनाया जाता है जो अर्ली के इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनकी स्ट्रगल को दर्शाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।